आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मिशन झारखंड, झारखंड का मिशन अब इसलिए चर्चा जरूरी हो गई है क्योंकि कल निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आने वाली है और निर्वाचन आयोग को इस बात का अधिकार है कि 6 माह पूर्व, चुनाव की तिथि से 6 माह पूर्व या कार्यकाल के 6 माह पूर्व तक कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकती है। जो कयास लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव संपन्न करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारी जोर शोर से है। क्या कुछ मामला, एक बार देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों से। क्या झारखंड में समय से पहले होगा चुनाव? बुधवार को रांची आएगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारी की करेगी समीक्षा। 20 अगस्त को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 10 जुलाई को चुनाव आयोग की टीम रांची आ रही है। 10 जुलाई को राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक में आयोग की टीम तैयारियों की समीक्षा करेगी। वहीं 11 जुलाई को राज्य के सभी उपायुक्त की रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला होगा कि झारखंड में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव होगा या फिर नवंबर-दिसंबर में। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में चुनाव की अटकलें। हरियाणा में 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक बननी है नई सरकार। झारखंड में 5 जनवरी तक नई विधानसभा का होना है गठन। चुनाव आयोग को समय सीमा से 6 महीने पहले तक चुनाव कराने का अधिकार। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव होने पर सितंबर में तारीखों का ऐलान। समय से पहले विधानसभा चुनाव की आहट को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिलने से बीजेपी उत्साहित है। राज्य भर में बीजेपी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन कर रही है और विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी की सहयोगी आजसू भी चुनाव की तैयारी में जुटी है। राज्य भर में आजसू का कार्यक्रम हो रहा है। सीटें 9 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीती है और साथ ही 52 विधानसभा सीटों पर भी लीड किए हैं। और सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हुए, मुख्यमंत्री समेत उस समय 7 मंत्री चुनाव बुरी तरह से हारे। अगर हम कहें तो जनादेश बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है, बाकी लोग तो बुरी तरह से हार चुके हैं चुनाव। इधर सत्ताधारी दल भी एक्शन में है। विश्वास मत और कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार एक्शन में है। पदभार संभालने के साथ ही मंत्री कामकाज में जुट गए हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि वो नीचे जाएगी। झारखंड में समय से पहले चुनाव होगा या फिर समय पर, यानी नवंबर या दिसंबर में। ये चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक के बाद साफ हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि झारखंड में तमाम पार्टियां रणनीति बनाने के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्नवाल और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। करेंगे चर्चा अतिथियों से भी कि क्या है तैयारी, कैसी है तैयारी। चर्चा मिशन झारखंड पर। कौन साधेगा झारखंड, कैसे साधेंगे झारखंड? लड़ के लिए आया झारखंड, लड़ के जीतेंगे चुनाव। कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, एक बार समझते हैं। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका।
कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब हैं। दीपू जी स्वागत है आपका। भाजपा से कमाल खान साहब हैं। कमाल साहब स्वागत है आपका। और आजसू से संजय रंजन सिंह साहब हैं। संजय जी स्वागत है आपका। सभी अतिथियों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कमाल खान साहब से। जनादेश बीजेपी के साथ है, ये बात बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं तब जबकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों की सीटें घट गई सर, और बीजेपी से बाबूलाल जी कह रहे हैं कि जनादेश हमारे साथ है। कैसा जनादेश देख रहे हैं बाबूलाल साहब? ठीक कहा है। 14 लोकसभा में 8 लोकसभा हम जीते हैं, एक गठबंधन हमारा, 9 हम लोकसभा जीते हैं, तो जनादेश तो हमारे साथ है। झारखंड में 52 विधानसभा में हम आपका लीड किए हैं, जनादेश है हमारे साथ। और हमारे पास तो मुद्दा भी है झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का। यहाँ पर मुद्दा है भ्रष्टाचार का है। हमारा केंद्र सरकार के उपलब्धियों को जो झारखंड में हम काम किया है, हमारे जो मुख्यमंत्री झारखंड में थे उन्होंने काम किया, उनके उपलब्धियों का, और हमने भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड में शासन दिया, ये हमारे लिए है। और अच्छा हम लोगों ने काम किया है। और कार्यकर्ताओं का फौज है। जिस तरह से भ्रम और पैदा करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में कुछ आपका क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है भ्रम पैदा करने का काम किया, और भ्रम पैदा करके वो भ्रम को हम लोगों ने नब्ज को पकड़ लिया है और उस भ्रम को भी हम दूर करने जा रहे हैं। और हमारा झारखंड में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी निश्चित रूप से। विनय सिन्हा दीपू साहब, 52 सीटों पर तंज ये है कि जनादेश इनके साथ है, जबकि लोकसभा चुनाव में 12 सीटों से घटकर 9 सीटों पर आ गए। 14 में पिछले बार 13 सीट जीते थे। सरकार किसकी बनी? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग 14 में 12 जीते थे। 14 में 12 जीते। सरकार किसकी बनी? हम लोगों की बनी। स्टेट का इलेक्शन और 57 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी हासिल की थी जी। तो ये इनका ये कहना ठीक बात है। पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोग वर्कर हैं, तो हम अपनी पार्टी के पक्ष में रखेंगे। भ्रष्टाचार की बात भी यही कर रहे हैं। आदरणीय रघुवर दास जी की समय की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का हाथी जो उड़ा वो सब पूरा झारखंड देख रहा है। तो ये सब कहने की है। और रह गए बात कि हमारे गठबंधन की पूरा पुख्ता इंतजाम है। हम लोग ने हर तरीके से लैस होकर के काम किया। कार्यकर्ताओं की फौज की बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ता तो एकदम अटूट है और कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। हमने वही बात की जो आपके अयोध्या के पार्लियामेंट में जो उस टाइम के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि 400 सीट दे दो, हम संविधान बदलेंगे। और उस संविधान बदलने में और क्या बदलेंगे संविधान में, तो एक देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रम फैलाया, उसका नतीजा उनको मिला। ठीक है, सत्ता में वो आए लेकिन घट गए। सत्ता में आना और लोगों के से विश्वास हट जाना, दो चीजें। तो सत्ता पे तो आप आगे काबिज हो गए इनके इन प्रकरण, लेकिन लोगों के मन से ये विश्वास उठ गया कि आप वैसे सीट हारे हैं जो कभी कल्पना नहीं हिंदुस्तान में लोग कर सकता था। तो ये वजह है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। भाई सारे जगह आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परीक्षा लीक हो जा रहे हैं। आपका व्यापम घोटाले वाले को आप यहां भेज दिए। असम के मुख्यमंत्री जो है, जो भ्रष्टाचारी थे, उनको मोदी जी ने खुद कोट किया था कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी असम के मुख्यमंत्री, उस टाइम में वो मंत्री हुआ करते थे, उनको आप अपने यहां बुला के मुख्यमंत्री, और उन दोनों भ्रष्टाचारियों को आप यहां भेज दिया है। और आप यहां पे तय कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे बड़े भाई खान साहब कि भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ये अपने आप में हंसास्पद लगता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी गठबंधन, सीपीआई, सीएमएल, जितने कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन, हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। और सब पार्टी का अपना एक जनाधार और एक संगठन है और हम लोग मिल करके लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब व्यापक हमारा संगठन है और निश्चित रूप से हम लोग जो है 65 पार का जो नारा हम लोग दे रहे हैं, 65 पार करेंगे इस बार। संजय रंजन साहब, भाजपा को जनादेश मिला लोकसभा चुनाव में। निश्चित तौर पर तीसरी बार मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी साहब की। जब हेमंत सोरेन को जनादेश मिलता है विधानसभा में, तो कांग्रेस कह रही है, जेएमएम कहती है कि यह जनादेश है, जनता ने हमें चुना है और एनडीए को नकारा है। लेकिन मोदी साहब को जब मिलता है जनादेश, बीजेपी और एनडीए को मिलता है,
तब विनय सिन्हा दीपू साहब कह रहे हैं कि येन केन प्रकारेन ले लिया है गद्दी आप लोगों ने। ये एक चश्मा है, हर पार्टी अपने नज़रिए से चीज़ों को विश्लेषित करती है। जिन्होंने भी एक चश्मा पहना हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार केंद्र में है, एनडीए की सरकार फिर यहाँ वापसी करेगी। उसके कई कारण हैं, कारणों की लंबी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। एक दो कर दे सर, क्या कारण होगा कि एनडीए को झारखंड में लाया जाए? सबसे बड़ा कारण है स्पष्ट भ्रष्टाचार। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, किसी भी थाने में चले जाएं, आपको इसकी मतलब एक ऐसा वहाँ पे सिनेरियो मिलेगा जो आपको स्तब्ध कर देगा। चाहे वो ज़मीन का म्यूटेशन हो, चाहे केस और मुकदमे हो, उनका अनुसंधान हो, आपको हर जगह आपको ये महसूस होगा कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, सरकार में जो एक उसका ऑरा होता है वही नष्ट हो गया है। अब आप देखें कि एक मामूली जो नौकर है, अगर उसके घर से 35 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है तो सवाल उठने लगते हैं और आप उन सवालों से भाग नहीं सकते। अभी हाल में आपने देखा होगा 2-3 दिनों पहले सरकार बदली, माननीय हेमंत जी फिर से मुख्यमंत्री बने। अब इस पे भी सवाल उठते हैं कि क्या जो चंपाई सोरेन साहब थे उनकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी? क्या चंपाई सोरेन साहब की सरकार ने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर दी, या फिर राजशाही के तबीयत के हिसाब से, राजशाही के मिजाज के हिसाब से फिर से माननीय हेमंत सोरेन साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप ये मान कर चलते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी एक पक्ष यही कह रहा था, एक राजकुमार पूरे भारत की यात्रा पर थे, उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। दूसरी तरफ किसानों मजदूरों की फ़ौज थी जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोकतंत्र के गर्भ में जो राजतंत्र है उसका बीजारोपण भी 60 के दशक में कांग्रेस ने ही किया था, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है जो एनडीए लड़ रही है। ये जो लड़ाई है राजतंत्र के विरुद्ध है, राजशाही के विरुद्ध है, और हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। हम जनता के बीच जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे और जम कर लड़ेंगे। और जिन्होंने कहा है कि एनडीए की वजह से संविधान खतरे में है, मैं ये कहता हूँ संविधान की मर्यादा जितनी बढ़ी है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो हनक बढ़ी है, इसका कोई जवाब अतीत में नहीं मिलता। धन्यवाद जी। आ रहा हूं दीपू साहब आपके पास। अरुण साहब काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरुण साहब, आज हेमलाल मुर्मू साहब ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एनडीए और आईएनडीआईए पे कुछ नहीं कहा, सीधे बाबूलाल मरांडी को टारगेट कर दिया और कहा कि बाबूलाल मरांडी सारथी बने रहे, उनको मुख्यमंत्री की गद्दी कभी नहीं मिलेगी। बाबूलाल मरांडी भी एक आदिवासी नेता है, आप लोग आदिवासियों की सिफारिश करते हैं कि आदिवासी नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर बाबूलाल मरांडी से ये वैमनस्यता क्यों? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी से हम लोग को किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी आप याद कीजिएगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के ही लोगों ने उन्हें हतपस्त किया, हटा दिया और उनको हटा के अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद अर्जुन मुंडा अभी तो आदिवासी और मूलवासी की बात अभी अशोक साथी कर रहे थे। अर्जुन मुंडा जी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, उनको हटा के ना आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ना मूलवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ के आदमी को यहाँ पे मुख्यमंत्री रघुवर दास को बना दिया गया। तब तो इन लोगों को तकलीफ एक जरा से भी नहीं हुई कि क्यों यहाँ के आदिवासी को हटाएं। आंसू का भी सहयोग रहा अर्जुन मुंडा जी के यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को हटवाने में। उसके बाद हम लोग तो देखिए भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं? भानु प्रताप शाही इनके दल में 130 करोड़ के दवा घोटाले का आरोपी हैं। अब शशिभूषण मेहता से ढुल्लू महतो से लेके बहुत सारे लोग हैं, गिनती हम उतना गिनवाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अजीत छगन भुजबल से लेके आप देख लीजिए प्रफुल्ल पटेल जी का संपत्ति जो 180 करोड़ रुपए का जब्त था, वो संपत्ति रिलीज हो गई क्योंकि ईडी जाके मुनी बाबा वहां पे बन गई। आप देख लीजिए अजीत पवार जी के ऊपर से केस वापस होने लगा, ईडी वहां पे विरोध नहीं करती है, पर हेमंत जी को बेल मिला तो ईडी चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो कठपुतली की तरह ईडी के लोग जो नाच रहे हैं किसी के इशारे पे, ये
ये उचित नहीं है। नहीं तो अशोक चौहान से लेकर अनगिनत लोग के ऊपर केस है और वो लोग बेल में है, उनके खिलाफ तो कभी ईडी जाती नहीं है। परिवारवाद की अभी बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, क्या परिवारवाद के बारे में बोलते हैं? रामविलास पासवान जी राजा के बेटा नहीं है वो, क्या प्रजा के बेटा है? इनके गठबंधन में है। देवगौड़ा जी के पुत्र इनके गठबंधन में है। अनपुरिया पटेल इनके गठबंधन में है। तो मतलब ये लोग, भानु प्रताप शाही भी हेमंत प्रताप शाही जी का पुत्र है, और शकुनी चौधरी जी का पुत्र सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो लगता है प्यारवाद के निशानी है, प्यारवाद के कौपल से निकल के वो आए हुए हैं। तो कुछ भी इन लोगों को बोल देना, आरोप लगा लेना। हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। जब राज हम लोगों को मिली तो कर्ज में डूबा हुआ राज मिला, खजाना खाली मिला। उसके बाद कोविड आ गया, फिर भी हम लोगों ने 70,000 पारा शिक्षकों को हम लोगों ने नियोजित किया। हम लोगों ने, आप देख लीजिए, खुद तो जीवन भर बीजेपी के लोग मरते दम तक लेंगे पेंशन, पर सरकारी कर्मचारी को पेंशन देंगे नहीं। हम लोगों ने बुढ़ापे के जो सरकारी कर्मचारियों को लाठी थी उनको हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया। इन लोगों की सरकार 14-15 साल झारखंड में रही। मात्र 4 लाख लाभुक थे विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन के। उन 4 लाख लाभुक की संख्या को बढ़ा के हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया। 50 साल के ऊपर की कोई भी महिला हो और उन लोगों को हम लोग वृद्धा पेंशन देते हैं। पहले विधवा की एक उम्र सीमा थी कि इतने उम्र में विधवा होगी तभी वृद्धा पेंशन मिलेगा। लोग दर दर भटकते थे। आज देख लीजिए, विधवा, दिव्यांग पेंशन हम लोग 32.5 लाख लाभुकों को जोड़े। आज हेमंत जी को एन केन प्रकरण फंसा के जेल भेज दिए। अगर फंसा के जेल नहीं भेजते तो हम लोगों की योजना थी जो 6 महीने पहले जब हेमंत जी अगर बाहर रहते तो पूर्ण हो जाती। 21 साल की जो भी बच्चियां हैं, अब तो वो योजना अब लागू हो जाएगी। 21 साल की जो भी बच्चियां हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के तहत हम लोग 1,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किए हुए हैं। तो हम लोग काम की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। किशोरी समृद्धि योजना के तहत तो 6 महीने में 20,000 रुपए का दे ही रहे हैं आप लोग पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, पर ये हर एक महिला को मिलेगा जो भी 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की जो भी महिला है उनको मदद मिलना है। 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री करने के, बिजली 125 यूनिट हम लोग बिजली फ्री कर चुके हैं और 29 लाख लोग उनसे लाभान्वित है। अरे भैया, हंसने से नहीं ना होगा, जो सच्चाई है दरअसल में उसे उतर के आपको देखना होगा। आप बात करते हैं आदिवासी, राज्य के पास इतना पैसा है कि इस बोझ को सह पाएगा? बिल्कुल है, तभी तो आप देख लीजिए, कोल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू कर दिया ना। पैसा तो ये लोग कर्ज में डाल के बोले तो कि राज्य के पास इतना पैसा है, 1,36,000 करोड़ रुपया जीएसटी का रॉयल्टी और खनिज का रॉयल्टी और जीएसटी का बकाया अगर केंद्र दे दे तो पल में झारखंड की गरीबी दूर हो जाए। पर जब झारखंड का हक अधिकार देने की बात करेंगे तो इनसे पहले 12 सांसद गए हुए थे यहाँ से जीत के बीजेपी और उनके सहयोगी के, मोनी बाबा बन जाते हैं वहां पे जाके। आप यहाँ पे बात करते हैं आदिवासी मूलवासी के। आप याद कीजिए, जब बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने और सुदेश यादव महतो जी मंत्री बने तो इन लोगों ने पहला आघात ओबीसी के ऊपर किया। ओबीसी का आरक्षण को 27% से घटा के 14% उस वक्त कर दिया। हम लोगों की हेमंत सोरेन जी की भी सरकार आई तो हम लोगों ने विधानसभा के पटल से पारित करके जो 14% आरक्षण उसे 27% करने का हम लोगों ने राजभवन में भेज दिया है। हम लोगों ने सरना धर्म कोड बिल को ही भेजा। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास के लिए हम लोग अगर काम में हम लोग अग्रसर रहने का प्रयास करते हैं। हम सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते। आप देख लीजिए, गरीबी के मकड़जाल में इन लोगों ने झारखंड को ढकेलने का काम किया। हम लोगों ने लुंगी धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। जन वितरण प्रणाली के मार्फत आज 1.5 करोड़ लोगों को लुंगी धोती और साड़ी हम लोग दे रहे हैं। तो गरीबी के मकड़जाल में इन लोगों ने झारखंड को ढकेल दिया था। उसे धीरे धीरे निकालने का अपना हम लोग अपने स्तर से अपने संसाधन से प्रयास कर रहे हैं। सहयोग तो कुछ करते नहीं है, आरोप लगाने लगते हैं। आप तो बोले कि उदाहरण हम देना नहीं चाहते हैं। भाग मुकुल भाग, अरे बोलते थे बीजेपी के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अब आपके पास चले गए हैं तो आप लोग गंगा जल छिड़क दिए हैं। अभी वो लोग राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं। ईडी पे आता हूं, पहले विनय सिन्हा दिबू साहब कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे दिबू साहब आप? देखिए, आंसू के मित्र हमारे बोल रहे थे, यही बहुत सारी बातें इन्होंने कह दिया जो मैं कहना चाहता था। लेकिन देखिए, केवल कहने से कुछ नहीं होता है। आप अगर सीईओ और बीडीओ और थाना में भी आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम क्या है? आम जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना। अगर हम लोग नहीं सुन रहे हैं, आप आंदोलन कीजिए। केवल बैठ करके टीवी में आप बोलिए कि भ्रष्टाचार, अरे आप कुछ प्रूफ कीजिए, आप हंगामा कीजिए। वहां पर आपका हक बनता है जनता की आवाज के लिए। अगर सत्ता आज हमको केंद्र में नहीं है तो हम केंद्र के हर उस नीति का समर्थन भी करेंगे और हर उस नीति का विरोध करेंगे जो आम जनता के हित में नहीं हो। तो आप विरोध करिए ना, आप बताइए जनता को कि ये भ्रष्टाचारी सीईओ या भ्रष्टाचारी बीडीओ या भ्रष्टाचारी थानेदार, ये तो आपका कर्तव्य बनता है।
तो केवल बोल देने से नहीं होगा, जनता की बातों को लेकर करके एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका होता है उसको निर्वाह करना होगा। इसीलिए कमाल खान साहब बड़ा सवाल उठा दिया अभी नसीना दीपू ने, कह रहे हैं सशक्त विपक्ष की भूमिका में ही आप लोग नहीं है, केवल टीवी पे बोलते हैं आप लोग, ना सड़क पर कोई आंदोलन दिखता है, ना कहीं आप लोगों के तरफ से किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखता है। देखिए, ये आपका आरोप बेबुनियाद है। हम लोग जनता के बीच में भी जाकर लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो सर कब लड़ते हैं, दिखता नहीं है। देखिए, ये आपका पानी के लिए हाहाकार रांची का न है। नहीं, विरोध की बात सर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा आपका भ्रष्टाचार पानी के लिए हाहाकार बना, भ्रष्टाचार के लिए रैली प्रदर्शन, वो विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया, झूठा आरोप लगा करके किया गया। का चीज का था? भ्रष्टाचार का था ना। यहाँ का भ्रष्टाचार है क्या? नहीं है। यहाँ पत्थर लूट लिया गया, बालू लूट लिया गया, कोयला लूट लिया गया, रुपया पर आपका देख रहे हैं। अब उसके बाद भी कहे कि झारखंड का, पूरा देश का तो छोड़ दीजिए, झारखंड में आप देखे हैं रुपया का ढेर, रुपया का ढेर निकल रहा है कर्मचारी के यहाँ। मंत्री जेल में गए, इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री जेल में गए, कोई बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर छूटे हैं, और जमानत पर बरी होंगे तब आपका पेट थपथपाएंगे। तो हम लोग तो सालों भर भ्रष्टाचार के हर जिला में प्रदर्शन आंदोलन कर रहे। देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेसी such as ours to contract and direct struggle for power. From this function all other drive naturally, and a student, farmer और एनीबॉडी इंडियन पीपुल। जब ये गले पर तलवार चला रहे हैं सत्तारूढ़, 4.5 साल तक इन लोगों ने क्या किया झारखंड में? इंडिया गठबंधन के लोग लूटने खसोटने के लिए, और उसको ढाल बनकर रोकने का काम कोई कर रहा है तो हम लोग विपक्ष में। जहां तक आरोप इन्होंने कहा, पीठ फफाया कि 9 गो है। आपको याद होगा अभिषेक जी कि 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था, झारखंड में हम 14 सीट में 13 सीट हार गए थे। सिर्फ एक माननीय बाबूलाल मरांडी जी कोडरमा जीते थे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी थी। और यही आपका चरितार्थ अब जाने की बारी है आप लोगों का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मित्र का और कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत, आपका 5 साल में लूट कर लिए हैं, अब आपका लूटने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग की जाने की बारी है और एनडीए की आने की बारी है झारखंड में, और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। चलिए, सब लोग 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, करीब करीब 65 सीटों पर सबका दावा। आ रहा हूं दीपू साहब, आपके पास भी वक्त एक ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर एक बार चर्चा करूंगा कि कौन जाएगा, कौन रहेगा, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे। चुनाव नजदीक है और मंत्रियों ने जिस तेजी से हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट का गठन हुआ, इतनी तेजी से शपथ ग्रहण हुआ, सारे मंत्रियों ने शपथ लिया, काम आज से पदभार भी कई मंत्रियों ने ले लिया। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि जो मंत्री नए हैं, जो चेहरे नए हैं, जैसे दीपक बिरुवा का चेहरा समझ में आता है कि चंपई सोरेन के कार्यकाल से हैं, दीपिका पांडे सिंह का चेहरा समझ में आता है कि नया चेहरा है, इरफान अंसारी साहब का चेहरा समझ में आता है, बैद्यनाथ राम साहब का चेहरा समझ में आता है। ये नए चेहरे हैं, इनको समझने के लिए 2 महीना कम है, काम करने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, अगर 12 लोगों का मंत्रिमंडल है तो 8 तो पुराने चेहरे हैं। ये लोग तो पहले से काम कर रहे थे, फिर भी कह रहे हैं कि काम बहुत बाकी है। कब तक काम बाकी रहेगा सर? तब तो फिर ये 2 महीने में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अतिथियों का चलते हैं आंसू से। संजय रंजन साहब हमारे साथ हैं। संजय रंजन साहब, एक बात अभी कांग्रेस से आए हैं विनय सिन्हा दीपू साहब, उन्होंने जो कही कि विपक्ष ने कभी अपना धर्म नहीं निभाया, विपक्ष धर्म। आज ईडी जांच कर रही है, भ्रष्टाचार पर जांच कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को विपक्ष ने तब उठाया जब ईडी ने जांच शुरू कर दिया। पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। आप लोगों के कार्यकर्ता कहां थे? संथाल में क्या भाजपा और आंसू के कार्यकर्ता नहीं है? क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि खनन अवैध है या अवैध है? या और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, टेंडर के कमीशन घोटाले का आरोप लग रहा है, या तो सिस्टम से वाकिफ हैं आप लोग भी, इसीलिए सारे लोग मौन साधे रहते हैं कि यही सिस्टम आज इस सत्ता में है, कल उस सत्ता में भी यही सिस्टम चलता है, या तो फिर आप लोग पूरी तरीके से अनिभिज्ञ रहे? आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम राज्य के विभिन्न प्रखंडों में चल रहा है, जहां जितने भी तरह के भ्रष्टाचार हैं उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पूरे राज्य में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अपनी बात समझाने के लिए।
हाल के दिनों में मैं पिपरा प्रखंड में गया जो पलामू में है। वहाँ पर जो बीडीओ साहब थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके कमरे में सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई थी। यानी अगर 10 आदमियों का एक समूह वहाँ जाता है तो उनमें से एक आदमी को बैठने के लिए कहेंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो। इसी से समझ में आता है कि जो ग्रामीण हैं, जो अपनी परेशानियों को व्यक्त करने के लिए या अपनी समस्याओं को सामने रखने के लिए जाते हैं बीडीओ साहब के पास या सीओ साहब के पास, वहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी रहती है और वो कुर्सी सबको नहीं मिलती। बराबरी का उनको समझ में आया तो उसको कुर्सी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसी से समझ में आता है कि इकबाल सचमुच में प्रशासन का खत्म हो गया। चलिए, अरुण वर्मा साहब, संजय रंजन साहब कह रहे हैं कि पदाधिकारी जो हैं वो जनता को कहीं ना कहीं जनता को नजरअंदाज करके चल रहे हैं और जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। अगर आलमगीर आलम साहब की भी बात करें तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के चलते ही आज फंसे हुए हैं। अगर ओएसडी संजीव लाल की बात करें, रीता लाल उनकी पत्नी है, जहांगीर आलम पता नहीं नौकर हैं कि बिजनेसमैन है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो इतना सारा व्यवसाय उन्होंने दिखा दिया है जिसके दस्तावेज ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है कह लें हम, या जो जिस तरीके से जो कार्यपालिका है, उसने तो पूरी तरीके से आपकी विधायिका को उलझा कर रखा हुआ है। बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है जी। आगे देखिए, एकाक अपवाद ऐसी घटना हो सकती है, हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते हैं। अगर गलत है तो गलत हम लोग बोलते हैं, स्वीकार किया। नहीं बिल्कुल गलत होगी तो गलत स्वीकार किया। हाँ भैया, सुन तो लीजिए जी ना, बोलिए। अरे आप लोग के जैसा थोड़े ना हम लोग नहीं सुनते हैं। आप परिवारवाद के बारे में आप बोलते हैं और अपने मौसा को भूल जाते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी को। गजब बात करते हैं, परिवारवाद में चले जाते हैं। हम नहीं, सब चीज नहीं बोलना चाहते हैं हर एक जगह पे। मौसा जी को भूल जाती है, मौसी जी रामगढ़ की विधायक को भूल जाते हैं, छोटे मौसा बड़का गांव से लड़े चुनाव, उनको भूल जाते हैं, सुदेश महतो जी के ससुर जी चुनाव लड़े तमारा से, उनको भूल जाते हैं। अब चले आते हैं परिवारवाद पे बात करते हैं। हम लोग देखिए, हर एक चीज बोलना उचित नहीं होता है। तो आप देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि एक आध दो लोग, भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। अब जो गलत करेंगे वो जेल जाएंगे। और बोले अफसरशाही की बात, यही अफसरशाही और यही अधिकारी पदाधिकारियों ने 32 लाख वृद्धा पेंशन बनाया। हम लोगों की सरकार में देख लीजिए पदाधिकारी कैसे काम नहीं करते हैं। आप हर एक, अभी 13 तारीख से आप देखिएगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रही है। सारे पदाधिकारी गांव गांव, गली गली, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले जाके काम करते हैं। काम कैसे नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसका परिणाम भी आप देखिए, 14,000 स्कूल रघुवर दास जी के शासनकाल में बंद हुआ। हम लोगों ने उन स्कूलों को चालू किया। 14,000 पहुंच गई सर संख्या। 1400 नहीं 6,000 से 8,000, 6 से 8,000 6 7 सॉरी, नहीं 14 लाख। हम ये बोलना चाह रहे थे कि 14 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया इन्होंने। तो उसको भी हम लोगों ने यही, इन्हीं अफसरों ने फिर से उन्हें लागू किया, फिर से बनाया। आप देख लीजिए, आप तो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आप लोग भी कवरेज करने के लिए जाते हैं। दूर पहाड़ में, जंगल में, नदी पार होके यही अफसर, यही अधिकारी, यही पदाधिकारी जाते हैं और लोगों की समस्या का तत्काल समाधान करते हैं। तो सिर्फ आरोप लगाना, आरोप लगा के भाग जाना। अगर वहाँ एक कुर्सी है लगा हुआ तो आपने कहीं कंप्लेन किया, डीसी साहब से आप मिले, कंप्लेन किए, मंत्री जी को लिख के देते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंदोलन करते हैं कि ये तरीका गलत है, वहाँ पे धरना देते हैं। संजय रंजन साहब के बारे में कुछ भी बोल देना। संजय रंजन साहब के बारे में आप लोगों को बता दूं, पता नहीं जानकारी हो या ना हो आप लोगों को, संजय रंजन साहब पूर्व आईपीएस रह चुके हैं झारखंड में, झारखंड कैडर से, और डीएसपी से प्रमोट होकर आईपीएस तक गए। काफी बेहतर तरीके से पूरी व्यवस्था को समझते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी के टेबल मेज के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी और उसके पीछे का कारण बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। तो तब जब आईपीएस रह चुके हैं तो इनको तो पता होगा कि आगे कैसे कार्रवाई करना है, क्या कार्रवाई करना है। तब तो कारगर तरीके से इनको अपनी बातों को रखना था, वहां पे धरना देना था, प्रदर्शन करना था, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी को लिखित में शिकायत करनी थी। आपने कहा है हम लोग अब जांच करवाएंगे और देखेंगे, अगर गलत हो रहा है तो हम लोग निश्चित जानिए कि कार्रवाई होगी। सरकार कार्रवाई करती है। सरकार हम लोग की गूंगी बहरी सरकार नहीं है। सरकार बोलने वाली, सुनने वाली और काम करने वाली सरकार है। हम लोगों ने काम किया है और काम करके दिखाया है, भविष्य में भी काम करके दिखाएंगे। और जो भी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलने वाले बोलते ही रहते हैं। बोले तो गिनती गिनाने लगेंगे तो बोले तो बार बार हम कहते हैं कि गिनवाइए। फिर आप सर ईडी में चले जाएंगे, फिर ईडी में नहीं जाएंगे, गिनती गिनने लगेंगे ना। फिर हसन मुशर्रफ से लेके नारायण राणे, छगर भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, जिसको बुकलेट जारी करके जिसे बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, हेमंत बिस्व शर्मा, अभी वो प्रभारी यहाँ पे बने हुए हैं, प्रभारी हैं। अब बताइए, सह प्रभारी है व्यापम घोटाले का आरोपी शिवराज सिंह चौहान जी और बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर हम सिर्फ 2 शब्द बोल के समाप्त करेंगे।
भ्रष्टाचार के बारे में जो ये लोग बोल रहे हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने 2 बार आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को इतने इतने करोड़ रुपया में खरीद लिया और सबूत लेके वो घूमते थे, और वो सबूत लेके हाईकोर्ट भी गए, माननीय उच्च न्यायालय गए। उसके बाद क्या डील हो गई, क्या डील हो गई, वो सबूत कहाँ चला गया? और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यकों ने उनको विश्वास करके बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर विश्वास किया, उनको 6% वोट दिया। तो वो वोट बैंक के साथ विश्वासघात क्यों किए, क्यों बीजेपी में चले गए, क्या डील किए वो? और बाबूलाल जी 2 बार 3 बार और सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं रघुवर दास के शासनकाल में। हमेशा वो भ्रष्टाचार का आरोप रघुवर दास के ऊपर लगाते थे। तो ये लोग खुद एक दूसरे अपने ऊपर आरोप लगाते हैं, खुद अभी बीजेपी में वो चले गए। चलिए आजम खान, कमाल खान साहब, आपके पास आ रहा हूं। चुनाव, विधानसभा चुनाव की तिथि संभवतः अक्टूबर में घोषित होने वाली है, जो हम लोगों को जानकारियां छन कर आ रही है सामने कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के भी चुनाव संपन्न होंगे। 20 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। एक सवाल खड़ा हो गया कि चुनाव अगर जल्दी हो जाते हैं, क्या आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं? अभी जो बताया अरुण वर्मा साहब ने, यह बात गलत नहीं है। बाबूलाल मरांडी साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। रिजल्ट तो सर आपको लोकसभा में वो नहीं मिला आदिवासी सीटों से, कहीं ना कहीं आदिवासी सीटों पर, आरक्षित सीटों पर नकारे गए, भाजपा नकारी गई कहीं ना कहीं से। आसू तो एक सीट से लड़ी, आसू ने अपना क्लियर किया, लेकिन भाजपा को आदिवासी की आरक्षित 5 सीटों से नकारा गया। विधानसभा चुनाव को कैसे साधेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मैं वही चीज को बोला कि भ्रम पैदा करने का काम किया इन लोगों ने। भोले भाले सीधे साधे 5 सीट के जो अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, उनके में भ्रम पैदा किया गया कि आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे, आपको आरक्षण समाप्त कर देंगे। दूसरा चीज है, जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में गए श्री हेमंत सोरेन जी, और उसको भी भ्रम पैदा किया गया कि जानबूझकर एक आपका अनुसूचित जनजाति सर भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? जमीन कब्जा का आरोप लगा दिया ईडी ने जमीन कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया। जो भी आपकी जमीन है सर। अच्छा सुन लीजिए अभिषेक जी, कोई अब महात्मा गांधी जी के तरह नमक सत्याग्रह करके जेल गए हैं? अब ये तो सर आप ही लोग बताएंगे। नहीं, जब आप क्लियर कर रहे हैं तो आप ही क्लियर करें। सर जेल जाना नहीं, आप ही एक बात है कमाल साहब, एक बात है, एक बात है, आप ही ने कहा कि अभी छूटे नहीं, अभी चल रही है सुनवाई होगी अभी, तो अगर छूटे नहीं है तो अभी दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है, नहीं अभी आरोप है। सुन लीजिए, मैं दोष सिद्ध भी नहीं है और रबरी, मैं बोला भ्रम पैदा 5 क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के बीच में जा जाकर इन लोगों ने भ्रम पैदा करने का काम किया था, और उससे जनादेश मिल गया उनको। नहीं, उसी में आपका आपका 5 सीटों पर ये, और उस भ्रम को हम लोग जाकर दूर करने का काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखे कहाँ आज हमारी सरकार है। हम लोगों ने संविधान को कहाँ चेंज करने का काम किया है? संविधान को तो चेंज करने का काम 12 बजे रात में कांग्रेस पार्टी ने, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लगाई, सारे विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद करने का काम किया। हम कहा, हम संविधान की रक्षा करने के लिए, हम संविधान का हिफाजत करने के लिए, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कोई भी संविधान में नीतिगत मामले में कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, विनय सिन्हा दीपू साहब कह रहे हैं कमाल खान साहब भ्रम को दूर करके, आप लोगों ने भ्रम फैला के जनादेश हासिल कर लिया। हालांकि जनादेश भ्रम की बुनियाद पर बोले आदिवासियों को, जिनकी बौद्धिक शक्ति इतनी अच्छी है, समझदार हैं, सीधे हैं, लेकिन उनको ये समझदारी है कि भूमि अधिग्रहण बिल क्यों आया था। जमीन हड़पने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों, हमने समझाया, समझते खूंटी से जब भूमि अधिग्रहण बिल के बिना लीडर के जब बुराबादी मैदान बढ़ सकते, वो मतलब समझदार नहीं है। आप सीधे भारतीय जनता पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि जनजातीय समूह के जो लोग हैं वो महाबेवकूफ, यही आप बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको पूर्णतः अपने विश्वास नहीं है, आप जा रहे हैं समझाने के लिए। अरे समझाने क्या जा रहे हैं? आप ये बताइए कि 16-17 साल आपने काम किया, हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य किसके विकास के लिए? सर प्रतुल जी कई बार बता चुके हैं, 12-13 कुछ आप लोगों का डिवाइड है, जो वो है 24 सालों में 12 साल उन्होंने किया, 12 साल आपने किया। अब प्रतुल जी आएंगे तो हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं मेरे को राष्ट्रपति शासन का भी दौर रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। यहाँ के लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, लेकिन समझदार हैं,
और उनको मालूम है कि हमको कहाँ मत देना और कहाँ नहीं देना है। चलिए अरुण आप वर्मा साहब, भ्रम फैलाइएगा, आ रहा भ्रष्टाचार हूं की बात कमाल जी, अरुण करिएगा। वर्मा साहब ने पहले हाथ उठाया था। आ रहा हूं दीपू साहब आपके पास। अरुण वर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बात करें। बहुत आपत्तिजनक कमाल खान बोले कि नमक आंदोलन करके हेमंत सोरेन जी जेल गए थे। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि समाज से तड़ीपार किसको किया जाता है? उनको तड़ीपार किया जाता है जिनको लोग समाज में रहने के लायक नहीं समझते हैं, कि समाज से में ये रहने के लायक नहीं है। वो तड़ीपार आदमी को आप गृह मंत्री देश का बनाए हुए हैं, तो अपने गिरबान में जरा झांक के देख लीजिए, उसके बाद किन्हीं के ऊपर आरोप लगाइएगा। नारदा घोटाले, शारदा घोटाले, अभी आपके मोदी जी के मंत्रिमंडल में 28 दागी लोग अभी मंत्री बने हुए हैं, 18 के ऊपर जघन्य अपराध का मुकदमा दर्ज है। तो आप अपने ऊपर देखते नहीं है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा के सोचते हैं निकल जाएंगे। कमाल खान तो ये तरीका बहुत गलत तरीका है। अलग प्रलाप नहीं कीजिए। आप क्या किए? आप हेमंत जी सोरेन जी को पकड़ के जेल में डाल दिए, और किस जमीन में जेल में डाल दिए? बोलने दीजिए। जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, नहीं हम दर्शकों को ही बता रहे हैं कि जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास है, और जिनके मालिक ने आज तक नहीं कहा कि हेमंत सोरेन जी ने हमारे जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, तब किस आधार पे आप जब उनको पकड़ के जेल भेज? इन्होंने नहीं पकड़ा सर, ईडी ने पकड़ा है। ईडी बताएगी कोर्ट को। ईडी का काम, ईडी जो है काम करने का तरीका हमको बताते हैं। उससे तो आप लोगों को फायदा हो रहा है। हेमंत सोरेन जेल के तो आपकी सीटें बढ़ गई। एक वाकया याद करवाते हैं, एक वाकया याद कर लीजिए। पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था, उनके सीए को ईडी ले जा रही थी पेश करने के लिए कोर्ट में। आप ही का चैनल ने ईडी के सामने उनसे पूछा, सुमन गुप्ता शायद नाम था, कि सीए साहब ये 18 करोड़ रुपया पकड़ाया किनका है? ईडी के सामने सीए ने क्या कहा कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। तो किसी को फंसाने के लिए आप निष्ठा की पराकाष्ठा में चले जाएंगे और लोगों को बोलेंगे धृतराष्ट्र बन गए हैं। गलत अफवाह हम लोग फैला रहे थे। भैया लाइव चैनल में देख रहा है, आप लोग के बंगारू लक्ष्मण को भी हम लोगों ने देखा। कम है, जल्दी में अपनी बातें पूरी करिएगा। कमाल खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पहले पूरी कर लें। देखिए, जैसा आरोप इन्होंने लगाया है, कभी आज तक जितना भी डिबेट देखेंगे, मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ और हल्की बात भी नहीं बोलता हूँ। ये है मेरा कहने का तात्पर्य, ये है कि जो लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है, जो लोकसभा, उसमें हार के कारण की वजह पूछ रहे हैं भाजपा के, तो वही 2 वजह थी। एक तो संविधान का आपका किताब ले लेकर जा कर आपका हम नहीं भोले भाले हैं, बुड़बक नहीं हैं, सीधे साधे हैं, जो अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं। और जो है दूसरा कारण ये किया गया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसको भी जेल में। आप खुद कह रहे हैं कि ईडी ने भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े उनको जेल में भेजा है। और हमने तो ये तो सर सबको पता है, जनता भी जानती हाँ, है। भारतीय जनता पार्टी जेल के आरोप लगाते हैं बार बार कि देखिए, जो भी संविधान का कानून का उल्लंघन करेगा, हम करेंगे, या चारों जो मित्र बैठे हैं वो भी करेंगे, तो वो भी जेल जाएंगे। जो कानून को तोड़ेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। अब फैसला तो अदालत के है कि हम दोषी हैं कि नहीं है, दोषी है, निर्दोष है। लेकिन अभी का कारण में हम जब दीपू जी के शब्दों में, तो हम बात को तो उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गलत है। आप कहे कि जब हमारे मित्र आपका बोले हैं ये, तो कह रहे हैं कि आप काहे नहीं, हम तो उठा रहे हैं और आप हमारी ही बात को यही काट रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है भाई साहब कि कोई भी शब्दों का दिखे, शब्द का हम लोग है सब पुराने हैं और कोई किसी पर कटाक्ष नहीं सर। राजनीति में तो अब शब्दों की और मर्यादा की बात नहीं। मर्यादा हम लोगों ने जितना देखा है, अभिषेक जी, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, राजनीति की बात, मैं मर्यादा नहीं तोड़ता। बस सर थोड़ी मर्यादा रखें। संजय रंजन साहब आपके सहयोगी दल से हैं सर, वो बात पूरी कर लेने में। क्या लगता है संजय रंजन साहब, भ्रष्टाचार को आप मुद्दा बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़े, सीटें घट गई आप लोगों की, फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आएंगे विधानसभा में भी? आपने ही कहा कि 52 सीटों पे हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो सर 57 सीटों पर आपने किया था 2019 में, बिल्कुल, और नकारे गए थे। देखिए, कई दफ़ा ये होता है कि जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, उस नैरेटिव को जनता एक खास दृष्टि से देख लेती है। मैं आंकड़ों के विश्लेषण में बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खतरे में है, तो जिन लोगों ने नैरेटिव गढ़ा, उन लोगों ने शायद ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि 42वां संशोधन जो हुआ था,
जिसको इतिहास जल्दी बात पूरी कर संजय सर। जी जी, उसको सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप ब्लैक स्पॉट आप कह सकते हैं। और संविधान का जो 42वां संशोधन था एक तरह से नए संविधान की पुनर्रचना जैसी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए की सरकार ने क्या 42वें संशोधन की तरह कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया क्या? नंबर एक। केवल संविधान में बदलाव को लेकर अगर आपको लगता है कि जनता ने आप लोगों को नकारा या सीटें कम हुई हैं, मैं दूसरी बात तो ये उचित भी नहीं सर, उतना वक्त नहीं है सर, क्योंकि और भी 2 लोग हैं, 2 अतिथि और भी हैं। विनय सिन्हा दीपू साहब, चुनाव नजदीक है, चुनाव को साधना है। कांग्रेस की अगर अपनी सीटों की बात करें तो आप भी घट रहे हैं, कैसे संभालेंगे इस बार? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है? 33 सीटों पर दावा है आप लोगों का, 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 33 में लड़ेंगे कि 35, वो तो गठबंधन तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकदम, और एजेंडा क्या रहेगा फिर? मोदी को रोकना? सिंपल सा बात है। अब तो मोदी के नाम पर नहीं लड़ सकेंगे सर, कि मोदी को रोकना है, वो तो पीएम बन गए। स्टेट का पॉलिटिक्स है, हम मांगेंगे केंद्र सरकार से अपनी जितनी पुरानी चीजें हैं, हमारा विकास के लिए आपने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार रही है, रघुवर जी के समय रहा, आपने झारखंड के विकास के लिए क्या क्या किया, एक सूचीबद्ध हमको बता दें। अभी भी 2-3 महीना बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार, जो उनकी गठबंधन, ये झारखंड के लिए करे, ये मुद्दा लेकर के हम लोग जाएंगे। 1 पैसा हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर हम लोग जाएंगे। और जिस तरह से एनके प्रकरण ईडी को विपक्ष के रूप में करिए, उसके खिलाफ जाएंगे। अरुण वर्मा साहब, आदिवासी सीटों को, आरक्षित सीटों पर तो आप लोगों ने फतेह हासिल कर ली, लेकिन यह भी सच है कि जो सीटें आरक्षित नहीं थी या एससी आरक्षित थी, वहां से आप लोग भी नकारे गए। कैसे साधेंगे इस बार सामान्य वोटरों को और एससी वोटरों को? देखिए, 2 सीट से हम लोग 5 में पहुंच गए। विगत चुनाव में 2 सीट ही था, और आदिवासी नन आदिवासी सारे जगह हम लोगों को जन समर्थन मिलेगा। हम लोग हेमंत सोरेन जी के चेहरे पे, उनके नाम पे, उनके काम पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में किए हुए कामों को लेके जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि झूठ, पल, प्रपंच और षड्यंत्र की राजनीति से आप लोग तो अवगत हैं, हम लोग तो हमेशा। चलिए, तो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा एनडीए गठबंधन, ये पहले से तय था और शायद यही कारण रहा कि अचानक बदलाव लाया गया, सत्ता में नेतृत्व का परिवर्तन किया गया, चंपाई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को लाया गया। एक मजबूत नेतृत्व, एक कद्दावर चेहरा जो माना जाता है, एक बड़ा आदिवासी चेहरे के रूप में उभर कर हेमंत सोरेन सामने आए हैं। टारगेट पर भी हैं, भाजपा के भी टारगेट पर हैं, और आरोप है INDIA का कि ईडी भी विपक्ष की भूमिका में है। बहरहाल दिलचस्प होगा, लेकिन चुनावी आहट हो चुकी है। अब वोटरों को साधने के लिए और तेजी लानी होगी। मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है, पदभार ले लिया है। कैसे साधेंगे, कितनी तेजी से बढ़ेंगे, यह देखना अभी बाकी है, क्योंकि वो मंत्री भी बोल रहे हैं जो पिछले 4.5 साल से मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब वक्त कम बचा है, बहुत कुछ करना है। और जो नए मंत्री बने वो भी कह रहे हैं कि वक्त कम है, बहुत कुछ करना है। बहरहाल धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से संजय रंजन साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा से कमाल खान साहब थे, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब थे, विनय जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।